हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था सारणिक। सारणिक में हमने 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4.1 के। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक के क्या गुणधर्म हैं? तो भैया इसमें पहला गुणधर्म हम ले रहे हैं, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं मैट्रिक्स है। ऐसे लगाने से क्या बन गया? दो खड़ी लाइनें लगाने से किसी भी मैट्रिक्स के यदि आप ऐसे दो लाइनें लगा देते हो तो इसका मतलब होता है एक का सारणिक। तो एक का सारणिक हमेशा एक के ट्रांसपोज के सारणिक के बराबर होता है। पहला गुणधर्म आपको ये याद रखना है कि किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए आप उसकी सारणिक का मान निकाल लो, चाहे उसके ट्रांसपोज की सारणिक का मान निकाल लो, एक ही बात है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। निकाल करके हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसकी सारणिक का मान यदि हम निकालें, मैट्रिक्स की सारणिक का मान, तो ये दो कोटि की सारणी हो गई। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? 4 - 6 बराबर कितना आ गया बच्चों? माइनस का 2। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तो ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बनाना। तो 1 2 3 4। और अब भाई ये क्या था? एक आगू था, और ट्रांसपोज निकाल लिया तो भी आगू है, और ये एक वर्गाकार आगू है, तो इसकी सारणिक का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर मान कैसे निकालोगे? 4 - 6 बराबर कितना है? माइनस का 2। ठीक है, तो आगू में तो ये अलग अलग होता है। यदि एक का ट्रांसपोज एक के बराबर आता था तो वहां पर तो हम क्या बोलते थे कि ए सममित आगू है। क्या है बच्चों? सममित आगू है, ऐसा हम बोलते थे। यानी कि वहां पर हमेशा ऐसा नहीं होता था कि ए बराबर ए का ट्रांसपोज हो। लेकिन सारणिक में हमेशा क्या होगा? आप किसी सारणिक का मान निकाल लेना, चाहे उसके ट्रांसपोज का मान निकाल लेना, एक ही बात है। ठीक है, तो एक की सारणिक का मान हमेशा किसके बराबर होगा? एक के ट्रांसपोज की जो सारणिक है उसके मान के बराबर होगा। ये गुणधर्म आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब सेम ही होते हैं दोनों, एक का सारणिक बराबर एक के ट्रांसपोज का सारणिक। दूसरा गुणधर्म इसमें प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई एक सारणिक है और इसमें इस तरीके के एलिमेंट है। ये ए कोई सारणिक है और इसमें इस तरीके के एलिमेंट है ए बी सी, फिर इसमें आ गया 1 2 3 ए बी सी। तो भैया याद रख लेना, इसका मान कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बिल्कुल समान हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ एक जैसे हो, यहां पर आप देख सकते हो कि ABC और इधर भी ABC, मतलब यहां पे जो ये R1 है ये R3 के बराबर है, क्योंकि पंक्ति को हम रो बोलते हैं। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो यहां पर R1 बराबर R3 है, इसलिए जो A बराबर है वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। सारणिक ए का मान कितना होगा? 0 होगा। तो ये बात आपको याद रहेगी कि किसी भी सारणिक में यदि दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ एक जैसे हैं तो उस सारणिक का मान हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पर समान होना ही जरूरी नहीं है, समान अनुपात में है तो भी उसका मान क्या होता है? 0। यानी कि यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान या समान अनुपात
समान अनुपात में है तो उस सारणिक का मान बच्चों क्या होता है, शून्य होता है। ये ध्यान रख लेना। उसको प्रसार करने के बाद में मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान या समान अनुपात में है, समान हो या समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब अनुपात सेम है। जैसे कि ए यहाँ पर एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर है 2 4 6। अब आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ समान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो R1 है वो R3 के समान अनुपात में है। अब अनुपात निकाल करके देख लीजिए संगत अवयवों का। इन दोनों का अनुपात कितना है, 1:2 है। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2:4 आएगा। लेकिन यदि आप 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1:2 ही हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में हम काट सकते हैं। अनुपात का मतलब बटाई तो होता है। यहाँ पर 3:6 है तो ये कट कितना आ जाएगा, 1:2। तो आप देख सकते हो कि R1 अनुपात R3 है। R1 और R3 का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 0। बात समझ में आ गई। तो यदि समान और समान अनुपात में है दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ, तो उस सारणिक का मान हमेशा कितना होगा बच्चों, 0 होगा। यह दूसरा गुणधर्म आपको याद रखना है। अब नंबर फिक्स नहीं है कि वो पहला था या दूसरा है, कैसे भी याद रख सकते हो, बस याद होना चाहिए, ठीक है। अरे ठीक है क्या। तीसरा गुणधर्म आप ऐसे समझ सकते हो। तीसरा गुणधर्म ये है, जैसे मान लीजिए ए कोई सारणिक है इस तरीके से, A B C D E F G H I, इसमें इस तरीके से एलिमेंट है। आपने क्या किया, इसकी इन दोनों, ये जो स्तंभ है, एक तो ये वाला स्तंभ और ये वाला स्तंभ, इन दोनों को परस्पर बदल दिया। यानी कि किया गया इसमें ऐसे किया, जो ये वाला स्तंभ है इसकी जगह दूसरे वाला स्तंभ लिख दिया, B E H A D G C F I। ये लास्ट वाला बिल्कुल सेम है। आपने क्या किया, दोनों स्तंभों को परस्पर बदल दिया। तो भैया याद रख लेना, ऐसा करने पर इसका मान तो A ही आएगा। भाई इस सारणिक का मान क्या है, A है, तो इसका भी मान क्या है, A है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि किसी सारणिक में दो स्तंभों या दो पंक्तियों को आप परस्पर बदलते हो तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल चिन्ह चेंज हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान में रखना है। दो पंक्तियां हो सकती हैं, दो स्तंभ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर यदि हम देखें, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, और इसका मान यदि हम निकालें तो कितना आएगा, -2 आएगा। आप जानते हैं। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसमें इनको बदल रहा हूं कि यहां पर, या फिर आप पंक्तियों को बदल सकते हो कि ये जो दूसरी पंक्ति है इसको तो पहली पंक्ति बना दी, और जो पहली पंक्ति इसको दूसरी पंक्ति बना दी। और अब इसका मान निकालो तो कितना आएगा, 6 - 4, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस सारणिक का मान कितना था, -2 था, तो फिर इस सारणिक का मान कितना होगा, 2। ठीक है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि P3 गुणधर्म के अंतर्गत क्या आता है। P3 गुणधर्म के हिसाब से यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर यदि आप बदलते हो तो उस सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका मान कितना है बच्चों, -2। आपने दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति और पहली को दूसरी पंक्ति बनाया तो आंसर कितना आया, 2 आया। केवल चिन्ह चेंज होता है, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये था हमारा तीसरा गुणधर्म। आगे इसमें देखिए,
P4 गुणधर्म ऐसे है, जैसे कोई सारणिक है और इसमें पहले स्तंभ में इस तरीके से है ABC DEFGHI, ये कोई सारणिक है, लेकिन पहला स्तंभ कुछ इस तरीके से है। पहले स्तंभ में दो संख्या हैं, सबके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो आप इसके इस तरीके से टुकड़े कर सकते हो। ये जो दोनों है इनमें तो एक एक बार एक अंक है, तो आप इनको तो पहले लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों में से ये पहले लिख लो ABC, अब बच गया क्या 1 2 3, तो प्लस लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, और बाकी ये बिल्कुल सेम रहेगा DEFGHI। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। P4 गुणधर्म का मतलब ये होगा, ठीक है, कि स्तंभ में 2 या 2 से अधिक संख्या प्लस माइनस में है, तो आप इस सारणी के 2 या 2 से अधिक टुकड़े कर सकते हो। यहाँ पर 2 है तो 2 टुकड़े हो गए, 3 है तो फिर ज्यादा टुकड़े होंगे। कितने होंगे वो फिक्स है, आप निकाल करके देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर ये दोनों स्तंभ सेम है सभी जगह पर, ठीक है क्या। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है सारणी में, जैसे हम मैट्रिक्स की बात करें, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और B कोई दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और हम यहाँ पर क्या करते थे A प्लस B निकालते थे, दो अवयवों का योग या फिर बाकी हम करते थे। तो योग कैसे करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ 2, यहाँ पर भी 2, ये 3, ये कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने A प्लस B ज्ञात कर लिया। लेकिन भैया ध्यान रख लेना, सारणिक में हम ऐसा नहीं करते हैं। सारणिक में ना तो हम जोड़ करते हैं ना हम बाकी करते हैं। इस तरीके से जोड़ बाकी नहीं करते। फिर किस तरीके से करते हैं भाई, सारणिक का मतलब क्या है, एक संख्यात्मक मान है तो संख्या में संख्या को जोड़ते हैं, इस तरीके से नहीं जोड़ते। जैसे मान लीजिए A कोई सारणिक है जिसमें अवयव इस तरीके से है, ये A सारणिक है, और B कोई सारणिक है। B कोई सारणिक होने का मतलब इसका मान B है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से है 1 0 0 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर A प्लस B ज्ञात करना है, A प्लस B, तो आप क्या करोगे, पहले A का मान निकाल के यहाँ पे लिखोगे, फिर प्लस B का मान निकाल के यहाँ पे लिखोगे। मान जोड़ते हैं, अंकों को नहीं जोड़ते, ध्यान रखना, संगत अवयवों को आप यहाँ पर नहीं जोड़ोगे। तो A का मान क्या आएगा, यहाँ पर A का मान आएगा माइनस का 2, और यहाँ पर B का मान कितना आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। इस तरीके से आपको इसमें जोड़ना है या फिर घटाना है, ठीक है। आप ऐसे नहीं करोगे इसमें कि A प्लस B निकालना है तो भाई संगत अवयवों को जोड़ दो, 1 और 1 साथ 2 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये 3 और ये 5। तो ऐसा करके यदि आप मान निकालते हो सारणी का तो कितना आएगा 10 माइनस 6, मतलब कितना आ गया 4, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सारणिक में दो सारणिकों को यदि जोड़ना है या फिर घटाना है तो आप अलग अलग मान निकाल के जोड़ या घटा सकते हो, ठीक है क्या। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, गुणा हम इसमें ऐसे वैसे ही करते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं सारणिक में। अब एक बात और समझना आप सारणिक में, आप इसको P5 नाम दे सकते हैं, 5वां गुणधर्म समझ सकते हैं आप इसको। पहले मैं आव्यूह की बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए A कोई आव्यूह है जिसमें इस तरीके से एलिमेंट है A B C D, और मैं आपको कहूं कि इस आव्यूह के दोनों पक्षों को किसी अदिश राशि से गुणा करो, किसी संख्या से गुणा करो। जैसे 5 से दोनों पक्षों को गुणा करना है तो आप क्या करोगे, 5A बराबर 5, ये तो करोगे, दोनों पक्षों को 5 से गुणा किया। अब ये 5 क्या होता था, अवयव में क्या करते थे इस 5 का, ये 5 अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाता था। यहाँ पर होता था 5A 5B 5C और 5D। ये हम कहाँ पर करते थे, आव्यूह में करते थे, मैट्रिक्स में करते थे। लेकिन ऐसा आप डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते। फिर सर अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए A कोई आपके पास में सारणी है, ठीक है,
और मैं कहूँ इस सारणी के दोनों पक्षों को 5 से गुणा करो, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है, इसके बाहर 5 है। अब इस 5 को यदि आप अंदर भेजोगे तो ये सभी अवयवों से गुणा नहीं होगा, या तो ये किसी पंक्ति से गुणा होगा या फिर किसी एक स्तंभ से गुणा होगा, सबसे गुणा नहीं होगा। जैसे मैं इसको कैसे कर सकता हूँ सॉल्व, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 को इस पंक्ति के अवयव से गुणा कर दो, 5a 5b c और d ऐसे रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। 5 को आप दूसरी पंक्ति के अवयव से भी गुणा कर सकते हो, 5c 5d, किसी भी एक पंक्ति से गुणा करना है, मान सेम ही आएगा, यहाँ पर मान निकालोगे चाहे यहाँ पर मान निकालो, बात सेम ही है। या फिर स्तंभ से गुणा कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सारणिक है और सारणिक पे भी आप 5 को सभी अवयवों से गुणा कर रहे हो। ऐसी सेम वो बात है, जैसे यहाँ से यदि आप 5 बार वापस लेते हो तो 5 सिर्फ एक बार आएगा। यहाँ पर अवयव में हम क्या करते थे, यदि सबके पास में 5 है तो हम 5 को कॉमन ले लेते थे सबके पास में से, ये करते थे ना। ये किस में करता है, अवयव में करता है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करोगे। डिटरमिनेंट में क्या होता है वो सुन लेना। डिटरमिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सारणिक है और इसमें अवयव है 2a 2b 2c और 2d। अब आपने देखा कि सभी के पास में 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। भैया याद रख लेना, सभी के पास में 2 होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में सेम अंक तो आप बाहर ले सकते हो। मतलब यहाँ पर इस पंक्ति में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से एक बार 2 बार आएगा, यहाँ से एक बार 2 बार आएगा। मतलब 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, a b c d। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 a b c d। ठीक है क्या, यानी कि यहाँ पर 2 की घात 2 बार। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब यहीं से कई फॉर्मूले बनते हैं आपके सामने। ये तो आपको बता ही चुका हूं गुणधर्म में पहला कि एक ही सारणी का मान निकाल लो, चाहे उसके ट्रांसपोज की सारणी का मान निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, मान लीजिए a कोई अवयव है और उसको आपने अदिश से गुणा किया हुआ है और बाद में सारणी निकाला, तो यहां पर ये जो k बार आएगा ये इस तरीके से आएगा। n क्या है यहाँ पे, n अवयव एक ही कोटि। n क्या है, अवयव एक ही कोटि है। जितनी कोटि है उतनी पावर लग के बाहर आएगी, ये याद रखना। a यहाँ पर कोई अवयव है, वर्ग अवयव है, ध्यान रखना। जब भी हम सारणी की बात करेंगे तो कौन सा अवयव, वर्ग अवयव। a कोई वर्ग अवयव है जिसको किसी अदिश संख्या k से गुणा किया हुआ है और फिर आपको बोला जाए कि इसकी सारणी का मान बताइए, तो 2 खड़ी लाइन लगाने से इसकी सारणी हो गई। अब सारणी का मान क्या है, क्या है, एक ही सारणी का मान इंटू k की पावर n। n क्या है यहाँ पर, एक ही कोटि है। अभी तो बताया मैंने, जैसे अभी ये a अवयव था और इसमें इस तरीके से था 2a 2b 2c और 2d। ठीक है, अब मैं इसकी सारणी का मान निकालूं तो एक ही सारणी का मान बराबर, अब ये क्या बन गई, सारणी बन गई। सारणी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सारणी। अब सारणी में हम किस तरीके से बाहर लेंगे, इस पंक्ति में 2 है तो एक बार आएगा, इस पंक्ति में भी 2 है तो फिर 2 बार आएगा। तो मतलब 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 की घात 2 और ये हो गया a b c d। ठीक है क्या, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी कोटि कितनी थी, 2 कोटि थी, तो यहां पर इसकी घात कितनी आई, 2 ही आई। ये बात याद रहेगी सबको, और समझने की कोशिश करें इसमें। ये तो समझ में आ गई होगी सारी बात कि k a बराबर क्या होता है, k की पावर n और a के सारणी का मान। अब हम मैट्रिक्स में बोलते थे कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं होता है, लेकिन यहां पर होता है a इंटू बी की सारणी का मान निकाल लो और b इंटू ए की सारणी का मान निकाल लो, हमेशा क्या बराबर है। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू बी का डिटरमिनेंट है तो a का डिटरमिनेंट इंटू b का डिटरमिनेंट लिख सकते हो, a का सारणिक इंटू b का सारणिक। 2 सारणिकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, दोनों के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है।
ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है क्या? ये तो थे भैया सारणिक के गुणधर्म। अब पढ़ेंगे हम संक्रियाएं। सारणिक पर हम संक्रियाएं कैसे लगाते हैं। तो संक्रियाएं किस तरीके से हम काम में लेते हैं और संक्रिया का मतलब क्या है। तो संक्रिया का मतलब आप जानते हो प्लस माइनस, है ना, गुणा भाग, वो सारी की सारी संक्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर हम किस तरीके से काम में लेते हैं ये समझने की कोशिश करना। मान लीजिए भैया ये कोई एक सारणिक है जिसमें अवयव है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोई सारणिक है जिसका मान क्या है A। अब मैं इसमें किस तरीके से संक्रिया लगा सकता हूँ, क्या क्या संक्रिया लगा सकता हूँ, वो बात समझ लेना भैया। इसको बोलते हैं हम R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3। R मतलब रो और रो मतलब पंक्ति, रो मतलब पंक्ति। तो यहां पर ये पहली पंक्ति है ऐसे, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। इस तरीके से देखोगे तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं बच्चों C3। कॉलम, और कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो अब आप इसमें क्या क्या संक्रियाएं लगा सकते हो और संक्रियाएं हम लगाते कैसे हैं। देखो ये संक्रिया हम ऐसे लगाते हैं, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आप परिवर्तन करना चाहते हो, संक्रियाएं लगा करके हम क्या करते हैं, सारणी में परिवर्तन करते हैं। लेकिन सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंदर परिवर्तन कर लेते हैं संक्रिया लगाने पर, लेकिन सारणी का मान यदि आप निकालोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संक्रिया लगाने के बाद में भी सारणी का मान वही आएगा जो पहले था। अब आपको जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में परिवर्तन करना है उसको पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं R1 में परिवर्तन करना चाहता हूं। R1 में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे कि, ये तीर का निशान लगाएंगे, R1 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि, अब किस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो, जैसे इस प्रकार का कर रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब समझना सर क्या है, इसका मतलब है R1 में हम इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब जो R1 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इन तीनों पंक्तियों को जोड़ करके हम किसकी जगह लिख देंगे, R1 की जगह लिख देंगे। और ऐसा करने पर सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखें। आप ऐसा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें ऐसे भी कर सकते थे कि R1 में हम इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि R1 प्लस R2, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस तो आप कर सकते हो, प्लस माइनस तो आप कैसे कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए कॉलम C2 जो है, कॉलम नंबर 2 जो है, इसमें आप परिवर्तन करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, C2 में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे। अब C2 में किस प्रकार का परिवर्तन करोगे, जैसे ये C2 है, आप इसमें ये इसकी जगह इन दोनों का जोड़ लिखना चाहते हो, ठीक है, इन दोनों का जोड़ लिखना चाहते हो, मतलब C2 प्लस C3 ऐसे लिखना चाहते हो। तो C2 की जगह आप C2 प्लस C3 लिख सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि R1 में परिवर्तन कर रहे हो तो R1 जरूर आना चाहिए, और C2 में परिवर्तन कर रहे हो तो C2 जरूर आना चाहिए। मतलब जिसमें परिवर्तन कर रहे हो वो आगे जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हम कि C2 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि C1 प्लस C3, ये कोई बात थोड़ी है। यहाँ पर C2 ऐड कर दिया, C1 प्लस C3, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लस माइनस तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसमें परिवर्तन करना है, R2 में परिवर्तन करना है, तो R2 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि R2 प्लस 4 R3, ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि R3 के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करना है, इसमें जोड़ देना है, फिर यहीं पे लिख देना है। जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उनको हम पहले लिखते हैं, वो तो सेम रहेगा, और परिवर्तन क्या कर रहे हो वो ये फॉर्मूला है। इस तरीके से हम परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि R2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे,
R2 प्लस 4 इंटू R3। R3 के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करके R2 में जोड़ोगे, जो मान आएगा वो किसकी जगह लिखना है, R2 की जगह ही लिखना है। ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे यदि आप करते हो, कैसे, जैसे मान लीजिए आपको R3 में परिवर्तन करना है, किस तरीके का, आपने R3 में परिवर्तन किया 4R3, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया कि जो R3 है इसको 4 से गुणा किया है। तो भैया याद रख लेना, यदि आप R3 को 4 से गुणा करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो R3 को, तो ये क्या हो जाएगा A = जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हो वो ऐसे कैसे लिखना है, आप परिवर्तन किसमें कर रहे हो, R3 में परिवर्तन कर रहे हो, इसका मतलब R1 और R2 बिल्कुल सेम रहेगा। तो R1 और R2 को ऐसे ही लिखो, R1 और R2 को ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि हम तो परिवर्तन सिर्फ किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं, और R3 में परिवर्तन कैसा कर रहे हैं, 4 इंटू R3, R3 के प्रत्येक अवयव को 4 से गुणा करना है। यहाँ पे हो जाएगा 4, ये भी 4 से गुणा हो जाएगा और ये भी 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको 4 से गुणा किया है तो भैया बाहर 4 का भाग भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जब हम गुणा वाली संख्या लगाएंगे, सिर्फ अंक को गुणा करके ही छोड़ रहे हैं उसी स्तंभ या उसी पंक्ति को, तो फिर बाहर का भाग भी देना पड़ेगा, या फिर अंदर आप भाग दे रहे हैं तो बाहर का भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसको भी 4 से गुणा करते तो फिर एक बार और 4 का भाग देना पड़ता, और इसको भी मान लीजिए 4 से गुणा करते तो एक बार और 4 का भाग देना पड़ता। ठीक है, हाँ ये तो आप कर ही सकते हो, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये काम ऐसे तो कर सकते हो आप, उसमें बार बार देने की आवश्यकता नहीं कि R3 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि R3 प्लस 2R2, ये तो कर सकते हो। R3 में क्या जोड़ रहे हो, R2 को 2 से गुणा करके, और सिर्फ ये करोगे तो फिर आपको बार बार भी देना पड़ेगा। ठीक है क्या, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि साहब हम ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा करने से हमारे को कुछ फायदा हो रहा है, C1 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि C1 इंटू C2, ये ऐसी संख्या आप नहीं लगाओगे, गुणा करने वाली संख्या, कोई मतलब नहीं इसका। अब बात यह है कि बच्चों हम संक्रिया लगाते क्यों हैं, किसी भी सारणिक में संक्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, तो बच्चों संक्रिया की आवश्यकता होती है कि संक्रिया लगाने से सारणिक का मान निकालने में थोड़ी सी सरलता हो जाती है। मतलब हम कई बार होता क्या है कि सारणिक का प्रसार करके मान निकालना संभव नहीं होता, हर बार आप प्रसार करके सारणिक का मान तो नहीं निकाल सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सरल करने के लिए पहले हम क्या लगा देते हैं, संक्रिया लगा देते हैं, बाद में क्या कर देते हैं, उसका प्रसार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या लगाते हैं, संक्रियाएं लगाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि किस तरीके से हम संक्रियाएं इसमें लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रख लेना कि एक बार में आप कितनी संक्रियाएं लगा सकते हो, एक बार में आप कोटि से एक कम संक्रिया लगा सकते हो। मतलब इसकी कोटि कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 कोटि की ये सारणिक है, तो आप इसमें एक बार मतलब एक साथ कितनी संक्रिया लगा सकते हो, 2 संक्रिया लगा सकते हो। ठीक है, एक बार में 2 संक्रिया लगा सकते हो कोटि से एक। अब बच्चों में एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उससे शायद आपके थोड़ी बात समझ में आएगी, और संक्रियाएं कैसे लगाते हैं ये सारी की सारी बात हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे बात समझ में आती जाएगी। और याद रख लेना, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, संक्रिया पर आधारित 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें आपकी बुक का, उदाहरण नंबर 8 लेते हैं, उदाहरण नंबर 8, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि बिना, ये एक सारणिक है, डिटरमिनेंट है 49 1 6 39 7 4 10 2 1। इसमें साफ बोल रहा है, क्वेश्चन है कि सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान तो हम निकाल सकते हैं, मान निकालना मैंने आपको बताया कि 3 कोटि की सारणी का मान हम कैसे निकालते हैं, तो आप इसका प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके भी मान तो निकाल सकते हो। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कैसे करोगे, इसका पहले क्या आएगा 49, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये कितना हो गया 7 - 8, यही होगा। फिर किसको ले लोगे, 1 को ले लोगे, 1 जिस पंक्ति में है जिस स्तर में उसको छोड़ दिया, पहले क्या आएगा 39 - 40, फिर आएगा 6। ठीक है, अब 6 इसमें और इसमें तो इन दोनों को छोड़ दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 × 2,
9 दूनी 18 है, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो गया। 78 माइनस ये क्या है 70, तो ये 70 हो जाएगा। और प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जब हम प्रसार करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस प्लस, तो इसको सॉल्व करके भी हम मान निकाल सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हुए एग्जाम में तो इसका इस क्वेश्चन का जो नंबर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है सर, मान ही तो निकालना था, मान तो हम निकाल दिए। अगर भैया तरीका तो समझो क्या है, क्या वो पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि बिना विस्तार किए हुए, इसका बिना प्रसार किए हुए मान बताइए, मतलब प्रसार नहीं करना और मान बता देना है। तो भैया हम इसमें लगाएंगे संक्रिया। क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे। और देखना मैं यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगा रहा हूँ, संक्रिया लगाते ही अभी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है भैया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉलम है C1, ये C1 है और ये क्या है C3 है। कॉलम में लगा रहा हूँ, पंक्ति में नहीं लगा रहा। किस प्रकार का परिवर्तन हम कर रहे हैं, इस प्रकार का C1 में इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे कि C1 माइनस 8C3, क्या कर रहे हैं, C1 में से C3 को 8 से गुणा करके घटाएंगे। तो C3 ये है और ये C1 ये है। तो देखो होगा क्या, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हो इधर लिख देते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हो उसको पहले लिख लो। आप परिवर्तन किस में कर रहे हो ये बताओ, C1 में कर रहे हो, इसका मतलब C2 और C3 को ऐसे कैसे लिखना है, पहले लिखना है। तो C2 में तो है 1 7 2 6 4 1, ये C3 हो गया। भाई हम C2 और C3 में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं, C में परिवर्तन कर रहे हैं। अब परिवर्तन क्या कर रहे हैं, C1 माइनस 8C3, यानी कि C1 में से क्या करना है, C3 को 8 से गुणा करके घटाना है। तो कर लो भैया, इसको 8 से, C3 है इसको 8 से गुणा करो, 6 अंटे 48 और C1 में से घटा दो तो 49 में 49 में से 48 कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे इसको भी 8 से गुणा करना, 8 चौक 32, 39 में से 32 क्या तो 7 बचेगा। इसको भी 8 से गुणा कर लो, 8 एकम 8, इसमें से घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। सर आपने ये संक्रिया क्यों लगाई, ये इसलिए लगाई भैया, आपने देखा कि ये संक्रिया लगाते ही आपको पता चला कि ये दोनों स्तंभ बिल्कुल सेम है, मतलब C1 बराबर C2। और अभी अभी मैंने आपको सारणी का एक गुणधर्म बताया था कि यदि किसी सारणिक में 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ बिल्कुल एक जैसे हैं तो उस सारणी का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इस सारणी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसका प्रसार नहीं किया, बिना प्रसार किए हुए केवल संक्रिया लगा करके ही हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब आप यदि यहाँ पर इसका प्रसार करते तो प्रसार करने के बाद में भी आंसर इसका कितना था, 0 ही आता। ठीक है, इस तरीके से हम संक्रियाएं लगाते हैं। आज के वीडियो में बच्चों हम इतना ही सॉल्व करेंगे, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है आप इनको ध्यान से देखना। हम कल क्वेश्चन और करेंगे, उनसे ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।